तत्वों के जो प्रकार होंगे उन तत्वों को धातु, अधातु एवं उपधातु में बांटा गया है। तत्व एवं यौगिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले इस पाठ के शुरुआत में ही। तो लिखेंगे तत्वों को धातु, अधातु एवं तत्वों को धातु, अधातु एवं उपधातुओं में बांटा गया है। हम पहले पढ़ते हैं धातु के बारे में। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं धातु कहलाते हैं। जिनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वे धातु कहलाते हैं। दूसरी सामान्य विधि हो गई वे पदार्थ जिनमें चमक, आघात, वजनीयता, तन्यता आदि, ध्वनिकता आदि गुणधर्म पाए जाते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे धातु। तो वे पदार्थ या तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तथा धनायन का निर्माण करते हैं, तत्व कहलाते हैं। तत्व कहलाते हैं। अथवा दूसरी जो सामान्य परिभाषा जो हम छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, वे तत्व या पदार्थ जिनमें चमक अर्थात वो चमकते हैं, चमक, आघात, वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता होती है चोट मारने पर फैल जाना, आघात वर्धनीय। तन्य अर्थात जिन्हें खींचा जा सके, तारों के रूप में बदला जा सके, जिनमें चमक, आघात वर्धनीय। तन्यता। ध्वनिकता जिन्हें पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है आदि गुणधर्म पाए जाते हैं। तत्व कहलाते हैं। तत्व के उदाहरण होंगे सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा, जस्ता जिसे जिंक कहा जाता है आदि। ये धातुओं के उदाहरण है। अगला है अधातु। वे पदार्थ या तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ये धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, अर्थात इनके ये ऋणायन का निर्माण करती है, अर्थात ये ऋणायन युक्त होते हैं। नंबर 2 अधातु। वे पदार्थ या तत्व जो
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अधातु कहलाते हैं। अधातु कहलाते हैं। ठीक उसी तरह अथवा दूसरी परिभाषा होगी जिनमें चमक, आघात, वदनीयता, तन्यता, ध्वनिकता आदि गुणधर्म नहीं पाए जाते, वे क्या कहलाएंगे? अधातु। अधातु के उदाहरण में नाइट्रोजन एक गैस होती है, हीलियम, सल्फर, क्लोरीन, ये अधातु की श्रेणी में आते हैं। वैसे सामान्य रूप से हम प्लास्टिक, कागज आदि अधातु ही माने जाते हैं। स्पष्ट कर चुके हैं। अब है थर्ड नंबर, उपधातु। अब कुछ ऐसे तत्व या पदार्थ होते हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। लगाएंगे वे तत्व जो धातु एवं अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। उपधातु के एग्जाम्पल होंगे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आदि ये उपधातु की श्रेणी में आते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं में है कि जो धातु और अधातु हैं ये एक प्रकार ये तत्व ही होते हैं। तो हम लगा सकते हैं कि प्रकृति में महत्वपूर्ण तथ्य नंबर 1, अभी तक लगभग 118 तत्व अभी तक लगभग 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। इनमें बाणमय तत्व, प्राकृतिक तथा शेष जो बचे हुए 26 तथा शेष संश्लेषित तत्व हैं, अर्थात इन्हें मानव द्वारा निर्मित किया गया है। शेष संश्लेषित तत्व है। नंबर 2, अधिकांश तत्व ठोस अवस्था में है। अधिकांश तत्व ठोस अवस्था में है। तीसरा नंबर बी, 11 तत्व
तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं। 11 तत्व कमरे के ताप पर गैस हैं, अर्थात सामान्य रूप से गैस के रूप में पाए जाते हैं। नंबर 4 बिंदु, पारा तथा ब्रोमीन। पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव में है। कमरे के ताप पर द्रव में है। नंबर 5 गैलियम हथेली में द्रव अवस्था में बदल जाता है, अर्थात हथेली की ऊष्मा पाकर ही, यानी बहुत कम तापमान की आवश्यकता होती है जिससे यह गैस में द्रव में बदल जाता है। गैलियम हथेली में द्रव अवस्था में होता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। पार्ट 2 के अभ्यास प्रश्न है पेज नंबर 30 पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। पहला दे रखा है सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में। सोडियम क्लोराइड होता है साधारण नमक, और साधारण नमक को जल से पृथक करना होता है तो इसे लगातार गर्म करके वाष्पीकरण करते हैं, अर्थात इसे पृथक करने के लिए वाष्पीकरण प्रयोग में लिया जाएगा। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में अमोनियम क्लोराइड होता है नौसादर और नमक, इन्हें पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग किया जाता है। धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में, अब धातु के टुकड़ों को अगर अलग करना है तो उसके लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि काम में ली जाएगी। दही से मक्खन निकालने के लिए अपकेंद्रण विधि, जल से तेल निकालने के लिए विभेदी निष्कर्षण या पृथक्कारी की विधि। चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में हम इसे छानकर आसानी से अलग कर सकते हैं। चाय से चाय की पत्तियों को छानकर आसानी से हल कर सकते हैं। बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में, बालू मिट्टी से लोहे की पिन को पृथक करना है, इसके लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि धातुएं या लोहा तथा चुंबकीय वस्तुएं चुंबकीय और आकर्षित होती है। भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में, इसके लिए आप विनोइंग या फटकना विधि का उपयोग कर सकते हैं। जैसे किसी ऊंचाई से अनाज के दानों को गिराया जाता है, चारे या भूसे के कण हल्के होने के कारण उड़ जाते हैं और अनाज से पृथक हो जाते हैं। इसके लिए हमें फटकना या विनोइंग विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। पानी में तैरते महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए, अब मिट्टी के कणों को पानी से अलग करने के लिए हमें निस्यंदन पृथक्करण विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। और ज़्यादा हल्के छोटे कण होते हैं तो फिल्टर पत्र द्वारा छानकर भी इन्हें अलग किया जाता है। पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में, रंजकों को पृथक करने के लिए क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग किया जाता है। पहले प्रश्न के बिल्कुल क्लियर हो गए। चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुले, फिल्ट्रेट तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब इसके लिए हमें टी प्रिपेयरिंग सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 2 के आंसर के लिए हमें विभिन्न प्रोसेस लिखेंगे। नंबर 1, सर्वप्रथम केतली में
सर्वप्रथम केतली में विलायक, यानी जो जल लेंगे वो विलायक का कार्य ही करता है। विलायक जल का प्रयोग करेंगे या जल लेंगे। नंबर 2, इसे थोड़ा गर्म करके, घुलनशील तो यहाँ चाय की पत्तियां घुलनशील होगी, वो पूर्ण रूपेण उसमें विलीन नहीं हो पाती है, केवल उनका रंग चाय में आता है। इसमें थोड़ा गर्म करके घुलनशील पदार्थ चाय की पत्तियां डालेंगे। या फिर चाय की पत्तियां डालकर उबालेंगे। तीसरे चरण में इसमें थोड़ा विले वो होगा जो इसमें घुल जाएगा, और अगर दूध डालोगे तो चाय में आसानी से विलीन हो जाता है और किसी प्रकार का कोई अवशेष भी नहीं बचता है। इसमें थोड़ा विले जैसा कि दूध के अलावा चीनी डालते हैं। नंबर 4 पॉइंट, चाय तैयार होने पर चाय चाय तो हो गया विलयन, चाय होगा विलयन, तथा अवशेष, और अवशेष यहाँ होंगी चाय की पत्तियां। छानकर अलग कर लेते हैं। इस प्रकार हम विभिन्न चरणों का प्रयोग करेंगे। अगला है प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है। संतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें और अधिक विलेय घोलना संभव नहीं है, अर्थात 100 ग्राम जल में जो मात्रा दी गई है उससे ज्यादा घोलना संभव नहीं होगा। सारणी में बताया गया है पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, चारों का विभिन्न तापमानों पर इनकी विलयशीलता दी गई है। पहला है 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। तीसरे क्वेश्चन का ए वाला है, हम लिखेंगे चूंकि 100 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट
नाइट्रेट और 313 केल्विन पर इसमें पोटेशियम नाइट्रेट 62 ग्राम दिया गया है। इसलिए 50 ग्राम। जब जल आधा रह जाएगा तो पोटेशियम नाइट्रेट भी आधा होना चाहिएगा। तो 50 ग्राम जल में, तापमान तो वही रहेगा, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को KNO3 या शोरा भी कहा जाता है। मात्रा बराबर 62 ग्राम बटा 2 यानी कि 31 ग्राम इसमें पोटेशियम नाइट्रेट घोला जा सकेगा। इसका सेकंड नंबर है, प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। तो कमरे का तापमान B, कमरे का तापमान सामान्यतः 293 केल्विन लिया जाता है और 293 इसमें दूसरे कॉलम में दिया गया है। कमरे का तापमान लिया जाएगा 293 केल्विन। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी? पोटेशियम क्लोराइड का उसने विलयन लिया था और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। पोटेशियम क्लोराइड का 353 केल्विन पर विलयशीलता थी 54 और 293 पर रह गई वो केवल 53। तो हम लिख सकते हैं जैसे जैसे तापमान घटता है जैसे जैसे तापमान घटता है विलयशीलता भी घटती है। सी 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा? 293 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट की घुलनशीलता है 32 ग्राम। इसके बारे में सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड की विलयशीलता 36। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड घोला जा रहा है इसमें 35 ग्राम। अमोनियम क्लोराइड जिसे नौसादर भी कहते हैं, और अमोनियम क्लोराइड है 37 ग्राम। इस पैटर्न का प्रेक्षण करने पर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मात्रा 37 ग्राम जो कि अमोनियम क्लोराइड की प्राप्त हो रही है। अतः हम लिख सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड सबसे अधिक घुलनशील होगा। अमोनियम क्लोराइड सबसे अधिक घुलनशील होगा।
चौथा है तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। डी वाला है, इसमें लिखेंगे तापमान में वृद्धि होने पर घुलनशीलता बढ़ती है। तापमान में वृद्धि होने पर घुलनशीलता बढ़ती है। तथा कमी होने पर घटती है। स्पष्ट है कि तापमान में वृद्धि होगी तो घुलनशीलता बढ़ जाएगी और तापमान में कमी होगी तो घुलनशीलता घट जाएगी। यह तापमान पर निर्भर करती है।